नीलगढ़ के एक छोटे से गांव में शंभू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी दुनिया बस दो चीजों पर टिकी थी, उसका बेटा रवि और उसकी पुरानी लकड़ी की गाड़ी। रवि बेटा, थोड़ा और दम लगा, बस ये चढ़ाई चढ़ जाए, फिर आगे तो मंडी का रास्ता सीधा है। पिताजी, आप थक गए हो, आप पीछे हट जाओ, मैं अकेले धक्का दे देता हूँ। अरे नहीं, अकेले नहीं संभलेगा तुझसे, हफ्तों की मेहनत लगी है इसमें। अगर आज सही दाम नहीं मिला तो घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। आप फिक्र मत करो पिताजी, मैंने रात में ही सब्जियां अच्छी तरह छाट कर अलग कर दी थी। गोभी और टमाटर एकदम ताजे हैं, देखना मंडी पहुंचते ही सब बिक जाएंगे। बस यही आस है। तेरी माँ भी इंतजार कर रही होगी, कह रही थी अगर आज पैसे ठीक मिल गए तो तेरे लिए पुलिस की नई किताबें खरीद लेंगे। रवि के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं सकी। पिताजी वो देखो, सामने से गाड़ी बहुत तेजी से आ रही है। अरे ये तो रुक ही नहीं रहा। रवि किनारे कर, जल्दी किनारे कर गाड़ी। जगह ही नहीं है पिताजी, रास्ता बहुत छोटा है। अरे साहब रुकिए रुकिए। एक काली कार तेजी से आई और जोरदार टक्कर मार उनकी लकड़ी की गाड़ी से जा टकराई। नहीं, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। लकड़ी की गाड़ी के टुकड़े बिखर गए। तभी काली कार का दरवाजा खुला और विक्रम बाहर उतरा। अंधा है क्या बुढ़े, दिखता नहीं? बीच सड़क पर ये कबाड़ लेकर चल रहा है। मेरी गाड़ी का बम्पर देखा है? लाखों का खर्चा करवा दिया तूने। साहब गलती आपकी है, यहाँ इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है? देखिए आपने हमारी सारी सब्जियां बर्बाद कर दी। ओहो, अब ये भिखारी मुझे गाड़ी चलाना सिखाएगा। साहब बच्चा है ये, माफ कर दीजिए, हम तो बस अपनी सब्जियां बेचने जा रहे थे। कर्ज लेकर ये फसल उगाई थी साहब, अब साहूकार को क्या मुंह दिखाएंगे। कर्ज तो थोड़ा और ले लो, पर मेरी गाड़ी का क्या? फालतू में मेरा मूड खराब कर दिया तुम लोगों ने। साहब गलती आपकी है, कम से कम अपनी गलती तो मान लीजिए, हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है। तुम जैसे लोग तो हमेशा कुचले ही जाते हैं। विक्रम ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और शंभू के पैरों के पास फेंक दी। ये पकड़, इतने में तेरा ये कबाड़ और तेरी फूटी किस्मत दोनों बिक जाएंगे, और आगे से अगर सड़क पर दिखा तो अच्छा नहीं होगा। हमें आपकी ये भीख नहीं चाहिए, उठा लीजिए अपने पैसे। रवि चुप रहे एकदम। साहब छोटा है ये, माफ कर दीजिए। बाप तो समझदार है, पर ये बेटा ज्यादा ही उछल रहा है। काली कार धूल उड़ाते हुए वहां से चली गई। रवि ने देखा उसके पिताजी मिट्टी में गिरे टमाटर एक एक करके उठा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। पिताजी ये आप क्या कर रहे हो? ये सब तो खराब हो चुका है। बर्बाद नहीं हुआ बेटा, मेरी मेहनत है इसमें। अगर ये नहीं बिकी ना तो रतनलाल हमारा घर नीलाम करवा देगा। मैं संभाल लूंगा उसे पिताजी, आप बस घर चलिए मेरे साथ। क्या संभाल लेगा तू? बहुत बड़ा आदमी है वो, विक्रम के बाप के साथ बैठता है वो। जब बाप बेटे खाली हाथ गांव पहुंचे तो चौराहे पर रतनलाल पहले से बैठा था। अरे शंभू भाई, मंडी से इतनी जल्दी लौट आए? सब्जियों की गाड़ी कहाँ रह गई? खाली हाथ कैसे खड़े हो? रतनलाल जी, रास्ते में हादसा हो गया, एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसा? हादसा हुआ है या फिर ये कोई बहाना है? भाई आज मेरे पैसे लौटाने का आखिरी दिन था। रतनलाल जी, हमारी पूरी फसल खराब हो गई है, बस 1 महीने का टाइम और दे दीजिए हमें। वक्त? भाई वक्त तो बड़े लोगों के पास होता है, मेरे पास तो बस हिसाब किताब है। 1 लाख का कर्ज लिया था, अब ब्याज जोड़कर 1.5 लाख हो गया है। 1.5 लाख? पर मैंने तो सिर्फ 60,000 ही लिए थे ना। 60,000 तो मूल पैसा था शंभू। कागज नहीं पढ़े थे क्या? अंगूठा तो तुमने ही लगाया था। अब पैसे नहीं है तो जमीन मेरे नाम कर दो। जमीन आपके नाम क्यों करें? हमारे पुरखों की जमीन है वो। तो फिर पैसे निकालो अभी के अभी, वरना ये घर और खेत दोनों आज से मेरे हुए। ऐसा मत कहिए रतनलाल जी, वही एक जमीन तो हमारा सहारा है। मैं मजदूरी करूंगा और आपके पैसे पाई पाई चुका दूंगा। मजदूरी? तुझे लगता है तू अपनी इस टूटी कमर के साथ मेरा 1.5 लाख चुका देगा? ये देख कागज, साफ साफ लिखा है, पैसा नहीं तो जमीन मेरी। ये कागज गलत है, पिताजी ने कभी जमीन बेचने की बात नहीं की थी। गलत? जा फिर कोर्ट में बोलियो, पर कोर्ट जाने के लिए भी जेब में पैसे चाहिए जो तेरे पास नहीं है। रतनलाल ने गांव के 2 गुंडों को इशारा किया। उन्होंने शंभू को धकेल दिया और खेत की मेड़ पर अपना बोर्ड लगा दिया।
मेरे पिताजी को हाथ मत लगाना। रवि नहीं, रहने दे बेटा, बहुत पहुंच वाले लोग हैं ये। देख रवि, मैं बहुत नर्म दिल इंसान हूँ। तुझे तेरी जमीन से बाहर नहीं निकालूंगा। बस अब से तू इस जमीन का मालिक नहीं, मेरा मजदूर है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि अब जो भी उगेगा वो मेरा होगा। तुम दोनों को बस मजदूरी मिलेगी। और सुन, कल सुबह 5 बजे खेत पर हाजिर हो जाना। देर हुई तो पैसे काट लूंगा। उस रात रवि के घर में अंधेरा था। मिट्टी के तेल का दिया भी बुझने वाला था। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी किताबें भी नहीं ला पाया। किताबों को छोड़ बेटा, तू बता, कुछ खाया क्यों नहीं तूने? भूख नहीं है माँ। जब उन लोगों ने पिताजी को धक्का दिया ना, तो मुझे लगा मेरी सारी पढ़ाई और मेहनत मिट्टी में मिल रही। बेकार नहीं है रवि, वो जमीन छीन सकते हैं, तेरी काबिलियत नहीं। तू बस अपनी पढ़ाई कर। मैं कल से 2-2 शिफ्ट में काम करूंगा। नहीं पिताजी, अब मैं भी आपके साथ खेत पर जाऊंगा। दिन भर मजदूरी करेंगे और रात में मैं पढ़ाई करूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही शंभू और रवि अपने ही खेत पर पहुंचे। वहां विक्रम पहले से ही मौजूद था। अरे वाह, हमारे नए नौकर आ गए। शंभू, आज खुदाई एकदम गहरी होनी चाहिए, समझा? जी साहब। पिताजी, आप छांव में बैठो, मिट्टी मैं खोद दूंगा। ओए रवि, तू नहीं, तेरा बाप ही खोदेगा। और तू ये खाद वाली बोरियां उठा और उस कोने तक छोड़कर आ। साहब, पिताजी की कमर में बहुत दर्द है, वो इतनी गहरी खुदाई नहीं कर पाएंगे। काम नहीं कर सकता तो यहाँ क्यों आया है? रतनलाल ने तुम्हें मुफ्त में नहीं रखा। और रवि, अगर काम ठीक से नहीं किया तो घर भी नहीं बचेगा। रवि ने भारी बोरी अपने कंधे पर उठाई और धीरे धीरे उस कोने की तरफ चल पड़ा। रवि बेटा, रहने दे, मैं कर लूंगा। नहीं पिताजी, आज मुझे समझ आ रहा है कि वर्दी क्यों जरूरी है। बिना वर्दी के हमारी कोई औकात नहीं है यहाँ। दोपहर तक धूप बहुत तेज हो गई। विक्रम ने पानी की बोतल खाली की और उसे दूर फेंक दिया। ओए रवि, इधर आ। रवि थक कर चूर था। वो धीरे धीरे विक्रम के पास गया। जी साहब। ये बोतल ले और कुएं से पानी भर कर ला। और सुन, पानी ठंडा होना चाहिए। रवि ने जमीन पर पड़ी वो प्लास्टिक की बोतल देखी। उसे कल की वो घटना याद आई जब उसकी सब्जियां कुचली गई थीं। रवि, जा बेटा ले आ, फालतू झगड़ा मत कर। रवि ने झुककर बोतल उठाई। वो कुएं की तरफ बढ़ा। कुएं के पास खड़े होकर रवि ने पानी भरा। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। पिताजी, मैं वादा करता हूँ, ये बेइज्जती बेकार नहीं जाएगी। एक दिन मैं वर्दी जरूर पहनूंगा और उस दिन कानून ही बोलेगा। शाम को जब काम खत्म हुआ तो शंभू को सिर्फ 100 रुपए मिले। ये ले शंभू, आज के पैसे। कल टाइम पर पहुंच जाना। साहब, ये तो बहुत कम है, हमने पूरा दिन काम किया है। बातें कम और काम ज्यादा किया कर शंभू। और रवि, यहाँ काम करने आता है या सपने देखने? ठीक है रतनलाल जी, अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन सब बदल जाएगा। काम खत्म होने के बाद रवि और शंभू घर लौटे। थोड़ी देर बाद रवि ने अपनी पुरानी पुलिस की किताब उठाई और पढ़ने बैठ गया। बेटा, बहुत देर हो गई, अब थोड़ी देर आराम तो कर ले। नहीं माँ, अभी नहीं, मुझे पढ़ना है। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव सो गया था, लेकिन नीलगढ़ के एक छोटे से घर में दिया अभी भी जल रहा था और रवि पढ़ रहा था। विक्रम, तूने कहा था ना कि मैं वर्दी के लायक नहीं हूँ। बस देखता जा, एक दिन यही वर्दी पहनकर तेरे सामने आऊंगा। उस रात रवि की आंखों में नींद नहीं थी। बस एक ही जिद थी, वर्दी पहनकर सब बदलना है। पिताजी, बस 1 साल और सब्र कर लीजिए, मैं ये जमीन और अपना घर सब वापस ले आऊंगा। मुझे जमीन की चिंता नहीं है रवि, बस डर है कि ये लोग कहीं तेरी हिम्मत न तोड़ दें। पिताजी, अगर वो अपमान न होता तो शायद मैं हार जाता। अब ये मेरी जिद बन चुकी है। नीलगढ़ की सुबह अब पंछियों की चहचहाहट से नहीं, रवि के दौड़ते कदमों से शुरू होती थी। बस थोड़ा सा और, रुकना नहीं है। अगर आज रुक गया तो पूरी जिंदगी उन लोगों के आगे झुककर जीना पड़ेगा। तभी पीछे से एक तेज हॉर्न बजा। विक्रम की काली कार धूल उड़ाती हुई रवि के पास आकर रुक गई। अरे ओ मिल्खा सिंह, कितना भी दौड़ ले रहेगा तो इसी धूल में। क्या लगता है
पुलिस की वर्दी तुझे सड़क पर भागते भागते मिल जाएगी? वर्दी खुद चलकर नहीं आती साहब, उसे अपनी मेहनत से कमाना पड़ता है और मैं वही कर रहा हूँ। कमाना? तुझसे 2 वक्त की रोटी नहीं कमाई जा रही, वर्दी क्या कमाएगा? पुलिस में भर्ती होने के लिए दम भी चाहिए और पहचान भी। तेरे पास दोनों में से कुछ नहीं है। चल दौड़ता रह, कम से कम सड़क का कीचड़ तो साफ हो जाएगा। मैं यहाँ अपनी तैयारी करने आया हूँ, आपका तमाशा देखने नहीं। रास्ता छोड़िए मेरा। और अगर रास्ता नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगा? यहाँ कानून मैं हूँ। तेरा बाप खेत में काम कर रहा है और तू यहाँ दौड़ रहा है। जाकर उसकी मदद कर। रवि की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन उसने अपने गुस्से को पी लिया। वो बिना कुछ बोले वहां से भाग निकला। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। रवि, आज तेरी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है ना? हाँ पिताजी, मैं अभी शहर जाकर देखकर आता हूँ, आप बस आराम कीजिए। 2 घंटे बाद रवि शहर के नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा था। उसकी उंगलियां लिस्ट पर नाम तलाश रही थीं, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, लेकिन रवि नाम कहीं नहीं था। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो हर सवाल का सही जवाब दिया था, दिन रात एक कर दिया था मैंने, फिर मेरा नाम क्यों नहीं है इसमें? रवि भारी कदमों से गांव लौटा। गांव के चौराहे पर रतनलाल और कुछ लोग बैठे थे। क्यों रवि, बन गया पुलिस ऑफिसर? कहाँ है मिठाई का डिब्बा? मेरा नाम नहीं आया रतनलाल जी। क्यों रवि, बड़ा चला था सिपाही बनने और एक बार में ही दम निकल गया। शंभू, ओ शंभू, देख ले तेरे बेटे का सारा जोश निकल गया। क्या हुआ रवि, क्या रहा रिजल्ट? पिताजी, मैं फेल हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी सारी मेहनत, वो 100 रुपए की मजदूरी, सब मेरी वजह से बेकार गई। कोई बात नहीं बेटा, हार से क्या डरना। किसान की फसल भी तो कभी कभी खराब हो जाती है, तो क्या वो अगली बार बीज बोना छोड़ देता है? अब ये फालतू की बातें छोड़ो शंभू, उम्मीद खत्म हो गई हो तो हिसाब की बात करें। जमीन तो मेरी हो ही चुकी है, अब अपना घर खाली करने की तैयारी कर। घर क्यों खाली करे? हमारा समझौता तो सिर्फ खेत को लेकर हुआ था ना। ब्याज बढ़ रहा है रवि, आज तू फेल हुआ और उसी के साथ मेरा भरोसा भी टूट गया। अब मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए, वरना घर खाली करो। रवि अंदर से टूट चुका था, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अगले दिन दोपहर जब शंभू खेत में मिट्टी उठा रहा था, अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। पिताजी, क्या हुआ? पिताजी, आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ उस बुढ़े को? अब नया नाटक शुरू कर दिया क्या? ओए रवि, उठा इसे। चुप हो जाइए आप, दिख नहीं रहा मेरे पिताजी की क्या हालत है? माँ, जल्दी आओ, देखो पिताजी को क्या हुआ। गांव के डॉक्टर ने शंभू की जांच की और चेहरा लटका लिया। रवि, इनके शरीर ने अब जवाब दे दिया है। सालों की ये कड़ी मेहनत और ऊपर से ये दिमागी तनाव, इनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। अगर इन्हें तुरंत बड़े अस्पताल नहीं ले जाया गया तो ये कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। बड़े अस्पताल? डॉक्टर साहब, मेरे पास तो दवा खरीदने तक के पैसे नहीं है। मेरा सुहाग उजड़ जाएगा रवि, कुछ कर बेटा, कैसे भी करके बचा ले इन्हें। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालूंगा। अब रवि के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे शहर जाना होगा पैसे कमाने के लिए। पिताजी, मैं कुछ समय के लिए शहर जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, तेरी वो पढ़ाई, तेरी परीक्षा का क्या होगा? पढ़ाई तब होगी पिताजी जब आप ठीक होंगे। मैं वहाँ काम करूंगा और आपके इलाज के लिए पैसे भेजूंगा, और मैं वादा करता हूँ वहीं रहकर अगली परीक्षा की तैयारी भी करूंगा। शहर की चमक धमक में रवि एकदम अकेला था। यहाँ किसी को किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं था। यहाँ काम आसान नहीं है, पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, ईंटें उठानी पड़ती हैं। कर पाएगा ये सब? साहब, मैं किसान का बेटा हूँ, धूप और पत्थर से मेरा पुराना नाता है। आप बस मुझे काम दे दीजिए। ठीक है, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करना होगा। 300 रुपए मिलेंगे, मंजूर है? मंजूर है साहब। रवि का दिन ईंटें उठाने में बीतता और रातें शहर के एक ढाबे पर बर्तन धोने में। ओए लड़के, ये प्लेटें अभी भी गंदी हैं। अगर दोबारा ऐसी दिखी तो आज का खाना नहीं मिलेगा तुझे। जी मालिक, अभी दोबारा साफ करता हूँ। रवि दिन भर की थकान के बाद रात को ढाबे के पीछे वाली गली में बैठकर अपनी फटी किताब खोलता है और सड़क की हल्की पीली रोशनी में ही पढ़ाई करता है। धारा 302, धारा 307,
मुझे ये सब याद करना ही होगा। ईंटें उठाने से शरीर थक सकता है, मेरा दिमाग नहीं। एक रात जब रवि सड़क किनारे पड़ रहा था, एक कुत्ता उसके पास आकर बैठ गया। रवि ने अपनी आधी सूखी रोटी उसे दे दी। ले खा ले दोस्त, तेरा भी इस शहर में कोई नहीं है और मेरा भी नहीं। हम दोनों अपनी किस्मत से ही लड़ रहे हैं। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग गुजरे। उन्होंने रवि को पढ़ते देखा और उसके पास रुक गए। इतनी रात को इस हल्की रोशनी में क्या पढ़ रहे हो बेटा? साहब, मैं पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहा हूँ। ये तो पिछली साल का सिलेबस है, इस साल तो कुछ नियम बदल गए हैं। वैसे यहाँ सड़क पर क्यों? कोई कमरा नहीं लिया क्या? साहब, कमरा लूंगा तो घर पैसे कैसे भेजूंगा? मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, उनकी दवाइयों का बहुत खर्चा है। मेरा नाम रघुनाथ है, मैं पुलिस से रिटायर हो चुका हूँ। एक बात पूछूं, पुलिस में क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जैसे गरीबों के साथ कोई गलत न कर सके। अच्छी बात है, लेकिन याद रखना बेटा, वर्दी गुस्से से नहीं, जिम्मेदारी से पहनी जाती है। असली पुलिस ऑफिसर वो होता है जो लोगों को डराए नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित महसूस कराए। लेकिन साहब, कुछ लोग ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। उनका घमंड देखकर बहुत गुस्सा आता है। गुस्से को ताकत बनाओ, नफरत नहीं। न्याय और बदले में बहुत फर्क होता है। रघुनाथ की बातों का रवि पर गहरा असर हुआ। अगले 3 महीने वह दिन में मेहनत करता और रात को रघुनाथ के साथ पढ़ाई करता। रवि, ये लो कुछ नए नोट्स, इन्हें अच्छे से समझ लेना और ये थोड़े पैसे अपने पास रखो। अगली परीक्षा का फॉर्म भरना है तुम्हें। नहीं साहब, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। आपने जो सिखाया है वही मेरे लिए बहुत बड़ी मदद है। इसे उधार समझकर रख लो। जब वर्दी पहन लोगे तो किसी गरीब की मदद करके मेरा ये कर्ज चुका देना। परीक्षा का दिन फिर आया। इस बार रवि का मन पूरी तरह शांत और साफ था। उसने हर सवाल का जवाब पूरे ध्यान से दिया। इस बार मैंने हर सवाल का जवाब पूरे भरोसे से लिखा है। महीनों की मेहनत के बाद रवि वापस गांव लौटा। उसके पास शंभू के इलाज के लिए पैसे थे और एक नई उम्मीद। रवि, तू आ गया बेटा? हाँ पिताजी, ये देखिए, आपके ऑपरेशन के लिए पैसे ले आया हूँ। शहर के बड़े डॉक्टर से बात हो गई है, कल ही हम शहर चलेंगे। रवि अपने पिता शंभू को इलाज के लिए शहर ले गया। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत संभलने पर वह उन्हें वापस नीलगढ़ ले आया। अब दोनों परिणाम का इंतजार कर रहे थे। एक सुबह पूरा गांव तब हैरान रह गया जब एक सरकारी गाड़ी रवि के घर के सामने रुकी। क्या हुआ साहब, इस लड़के ने कोई चोरी चकारी की है क्या? चोरी? अरे नहीं साहब, रवि इस जिले के उन 5 लड़कों में से एक है जिन्होंने पुलिस भर्ती में टॉप किया है। रवि, ये लो तुम्हारी ज्वाइनिंग का लेटर। अगले महीने तुम्हें ट्रेनिंग के लिए पहुंचना है। माँ, पिताजी, देखिए, मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे पता था मेरा बेटा एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। उसी समय विक्रम भी वहाँ आ गया। क्या नाटक चल रहा है यहाँ? ओए रवि, ये कागज का टुकड़ा तुझे रातों रात ऑफिसर नहीं बना देगा। ट्रेनिंग अभी बाकी है, वहाँ अच्छे अच्छों की हड्डियां टूट जाती हैं। मेरी हड्डियां नहीं टूटेंगी साहब। आपने जो अपमान दिया था उसी को मैंने अपनी ताकत बना लिया। देख लूंगा तुझे, सिर्फ वर्दी पहन लेने से तू मुझसे जीत नहीं जाएगा। रवि ट्रेनिंग एकेडमी चला गया। ट्रेनिंग के बाद रवि की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई। जब नीलगढ़ के लोगों को यह पता चला तो गांव में सन्नाटा छा गया। आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है बेटा। आज मेरी कमर का सारा दर्द जैसे गायब ही हो गया। अभी तो ये बस शुरुआत है पिताजी। अब नीलगढ़ में किसी गरीब का अपमान नहीं होने दूंगा। कानून से ज्यादा दिन कोई नहीं बचता विक्रम। अब तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। नीलगढ़ में आज माहौल अलग था। बाजार में भीड़ लगी थी और लोगों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। देख चाची, प्यार से समझा रहा हूँ, चुपचाप अंगूठा लगा दे, वरना दुकान तो जाएगी ही, रहने के लिए ये छत भी नहीं बचेगी। साहब, यही एक दुकान तो है जिससे मेरे बच्चों का पेट पलता है। मेरे पति की आखिरी निशानी है ये। आप इसे हमसे कैसे छीन सकते हैं? निशानी? अब इस गांव में वही होगा जो मैं और रतनलाल कहेंगे। रतनलाल जी, जरा समझाइए इसे। देखो बहन, बेकार में जिद मत करो। विक्रम बाबू का स्वभाव तो तुम जानती ही हो। चुपचाप दस्तखत कर दो, हम तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा भी दे देंगे। पैसे? मेरी जिंदगी की कीमत लगा रहे हैं आप? गांव वालों, कोई तो बोलो, क्या सब तमाशा ही देखोगे? भीड़ में खड़े लोग नजरें झुका लेते हैं।
तभी दूर से सायरन की आवाज आती है और धूल उड़ाती हुई एक पुलिस की गाड़ी बाजार में आकर रुकती है। अरे, आज ये पुलिस वाले यहाँ कैसे आ गए? लगता है नया थानेदार है जिसे अभी तक मेरी औकात का पता नहीं। साहब देखिए, ये लोग मेरी दुकान छीन रहे हैं, मेरी मदद कीजिए साहब। दिखाइए कागज। क्या बात हो रही है यहाँ? अरे, ये तो रवि है, शंभू का लड़का। ओहो, तो सच में वर्दी पहन ही ली तूने? आपके लिए मैं सब इंस्पेक्टर रवि हूँ विक्रम जी, और मैं यहाँ पुरानी पहचान निकालने नहीं, अपनी ड्यूटी करने आया हूँ। अरे रवि, इतनी गर्मी मत दिखा, अभी नया नया भर्ती हुआ है, थोड़ा खून गर्म है, समझ सकता हूँ। चल अंदर बैठते हैं, ठंडी चाय पीते हैं। ये तो गांव के आपसी मामले हैं, पुलिस का यहाँ क्या काम? जमीन हड़पना और किसी बेसहारा को धमकाना आपसी मामला नहीं, जुर्म होता है। चाची, आप डरो मत। साहब, ये तो बस एक लेन देन का समझौता था, हम तो बस इनकी मदद कर रहे थे। समझौता? इसमें लिखा है कि आप ये दुकान सिर्फ 10,000 रुपए में खरीद रहे हैं, जबकि बाजार में इसकी कीमत 5 लाख है। ये तो सीधी धोखाधड़ी है। देख रवि, अपनी हद में रह। ये वर्दी तो तूने मेरी वजह से ही पहनी है। अगर उस दिन मैंने तेरा अपमान न किया होता तो तू आज भी गोबर ही उठा रहा होता। अब ज्यादा कानून मत झाड़। ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। और हाँ, उस अपमान के लिए शुक्रिया। उसी ने मुझे सिखाया कि तुम जैसे लोगों का इलाज सिर्फ ये वर्दी ही है। तू मुझे धमका रहा है? तुझे पता है मेरे बाप की पहुंच कहां तक है? एक फोन करूंगा और तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। फोन कर लो, लेकिन पहले ये देख लो। रवि ने अपनी गाड़ी से एक फाइल निकाली और सबके सामने खोल दी। इस फाइल में उन जमीनों और दुकानों का पूरा रिकॉर्ड है जिन्हें तुम और रतन लाल ने फर्जी कागजों से अपने नाम किया है। और ये रहे जबरदस्ती लिए गए अंगूठों की रिपोर्ट। झूठ है, ये सब झूठ है। झूठ नहीं, सबूत है। पहली बार विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीरे से रवि के पास आया और जेब से नोटों की गड्डी निकाल ली। चल रवि, बात यहीं खत्म करते हैं। ये पैसे रख लें और बस इतना कह दे कि कागज सही थे, मामला यहीं खत्म। मुझे खरीद रहे हो? समझदारी यही है। गांव वालों, देख लो, सच सामने आते ही ये पैसे दिखा रहा है। रवि ने नोटों की गड्डी विक्रम के हाथ में वापस रख दी। मुझे पैसों से खरीद नहीं सकते विक्रम। तू पछताएगा। पछतावा अब तुम्हें होगा। रतनलाल, भागने की कोशिश मत करना, तुम्हारे खिलाफ भी कागज मिल चुके हैं। साहब माफ कर दीजिए, मैं सब सच बता दूंगा। अब बात थाने में होगी। हवलदार, दोनों को हथकड़ी लगाओ। आखिर इनका अंत आ ही गया। रवि बेटा, तूने आज न्याय कर दिया। नहीं काका, न्याय मैंने नहीं किया, न्याय अब कानून करेगा। और चाची, घबराइए मत, आपकी दुकान अब सुरक्षित है।